नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी दिल्ली में सितंबर का मंथ है और एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी गवर्नमेंट स्कूल के। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल जैसे आज 25 है, कल 26 है और कल आपका 10th क्लास का एसएसटी का एग्ज़ाम है। तो मैं कोशिश करना चाहूँगी कि अभी तक आपने जो नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी रिवीजन नहीं किया है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराना चाहूँगी। अगर आप लास्ट टाइम में वो भी क्वेश्चंस कर लेते तो आई होप आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, आपके एसएसटी में चैप्टर्स आ रहे हैं टोटली जो 1 to 11 चैप्टर हैं, ठीक है। आपके हिस्ट्री में चैप्टर्स कितने हैं? आपके हिस्ट्री में आ रहे हैं 3 चैप्टर्स, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं। एंड आपके हिस्ट्री के बाद आपके पॉलिटिकल में कितने चैप्टर आ रहे हैं? पॉलिटिकल में भी आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। एंड आपके इको में कितने आ रहे हैं? इको में भी आपके हैं 2 चैप्टर्स हैं और बचता है आपका लास्ट में ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं? उसमें भी आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी रिवीजन नहीं करी है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये आपके टोटल कितने चैप्टर हो जाते हैं? आपके 11 चैप्टर हैं। अगर आप लास्ट टाइम में भी इन लास्ट क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपकी हिस्ट्री में ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, सेकंड है भारत में राष्ट्रवाद, थर्ड है औद्योगिकरण का युग। फर्स्ट चैप्टर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। ये किसकी बात कर रहा है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ था? आपने इस चैप्टर के अंदर अभी तक शायद नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा तो होगा, इतना मैं नहीं कह सकती कि आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, लास्ट टाइम है। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या है, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपका फर्स्ट क्या होगा कि इटली का एकीकरण। आपका इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप इटली का एकीकरण बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? आपका है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, इसमें से भी आपका मोस्टली 4 से 5 नंबर का जरूर आएगा। तो आप लास्ट टाइम अगर ये क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और थर्ड है इसी में बालरंग। मतलब ये 3 टॉपिक भी अगर आपने इस चैप्टर से कर लिए तो आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखिए, सेकंड चैप्टर आपका है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? जिस तरीके से हमने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा था, उसी तरीके से हमारा भारत में राष्ट्रवाद आता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? अभी हमने बताया था। राष्ट्रवाद यानी अपने राष्ट्र से प्रेम भावना, अपने राष्ट्र के प्रति हमारा क्या आदर्श है, वो वही हमारा क्या था? भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के अंदर टोटली जो आपने हमारे महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी के सभी आंदोलन है। जैसे उन्होंने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, नमक दांडी यात्रा करी थी, और क्या था उनका सहयोग आंदोलन था, उनके दौरान में रोलेक्ट एक्ट हुआ था, और चंपारण आया, चंपारण का जो युद्ध, चंपारण वगैरह में जो आंदोलन हुआ था, वो सभी हमारे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुए थे। किस समय, उस समय क्या क्या किया गया था, क्या क्या नहीं किया गया था, तो ये सारी। जलियांवाला बाग आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना हो। जलियांवाला बाग क्या था? पंजाब के अंदर एक जलियांवाला बाग जो एक गार्डन था, उसमें क्या था, वो गांव के मतलब शहर से बहुत दूर था और उसमें लोगों को नहीं पता था कि वहाँ पर लोगों ने एक नियम लागू कर रखा था। तो इस वजह से वो अपने ग्रामीण इलाके में, अपने जो लोकल एरिया था, वहाँ इकट्ठे हुए थे अपनी किसी मीटिंग के लिए। लेकिन उस समय जनरल डायर ने आकर उन पर क्या कर दिया गया था? हमला कर दिया था और वहाँ पे अनकाउंटेबल लोग मारे गए थे। आप लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत अच्छे सुना है। तो उसी तरीके से महात्मा गांधी जी के जितने भी एक्ट हैं, जितने भी रोलेक्ट एक्ट, जितने भी आंदोलन थे, वो सारे हमारे सेकंड चैप्टर में भारत के राष्ट्रवाद में आता है, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपका हिस्ट्री से ही औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग क्या है? आप औद्योगिकरण से जानते हैं? आई होप आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। औद्योगिकरण यानी उद्योगों का एक नया आवरण हुआ था कि किस तरीके से हमारे यूरोप में या भारत में धीरे धीरे नवीनीकरण हुआ था, ठीक है। और क्या कहते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे अभी विकास हुआ इन लोगों का। तो क्या है औद्योगिकरण का युग? इसी में आपके आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी आती है 1600 में। और इस कंपनी के आने के बाद क्या क्या हुआ था, भारत देश की क्या स्थिति थी? ये सबसे पहली बार कहाँ लगाई थी? हुगली नदी के किनारे, जो कहाँ पर है? कोलकाता में। वहाँ पर उन्होंने पहली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ऑल इंडिया में, मतलब जो उत्तरी इलाका था, उसमें उन्होंने अपना विस्तार किया। तो ये 3 चैप्टर आपकी हिस्ट्री में, इसमें बहुत अच्छे से आपको करना है। आई होप लास्ट टाइम अगर आप ये चीज़ें भी इनकी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस चैप्टर में क्या है आपका? जलियांवाला बाग है,
और आपका क्या हो जाएगा, रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा। और क्या था आपका, संयोग आंदोलन था। और क्या था आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आपके जितने भी ये आंदोलन थे ये आपके महात्मा गांधी जी से रिलेटेड वो इस चैप्टर में आएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, आपको ये क्वेश्चंस करने ही होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी बारी आती है तो अब आपका स्टार्ट होता है भूगोल। हमने ठीक है 3 चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट कर लिया है। अब हमारा नंबर आता है भूगोल। भूगोल में हमारे कितने चैप्टर्स है, 3। फर्स्ट है संसाधन का विकास, सेकंड है वन एवं वन्य जीव, थर्ड है जल संसाधन। आप संसाधन विकास का क्या अर्थ समझते हैं, संसाधन विकास क्या है। संसाधन विकास जो हमारी व्यवस्था के लिए, जो हमारे सुखदायक के लिए और जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ के लिए जो हमारे संसाधन है उनका विकास किस प्रकार हुआ। हम जानते हैं कि हमें जो भी चीज़ प्राप्त होती है या तो प्राकृतिक होती है या मानव निर्मित होती है। मानव निर्मित में भी मोस्टली चीज़ें जो है वो प्रकृति की हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कोई भी एग्जांपल है या फर्नीचर लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो पहले क्या है, प्राकृतिक है। प्रकृति के बाद वो मानव निर्मित आती है। हमें वो हर चीज़ पहले प्रकृति ने दी, उसके बाद मानव निर्मित उसे अपने अपने अलग अलग तरीकों से बांटता है। तो इसमें क्या है, यही सारी चीज़ें आ जाएंगी, प्राकृतिक निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित। ये संसाधन के विकास है, मतलब हमें किसको किस दर तक रखना चाहिए, किस तरीके से क्या करना है। तो ये हमारा सारा किस्म है संसाधन के विकास में, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका क्या है, वन एवं वन्य जीव। वन एवं वन्य जीव, वन से आप बहुत अच्छे से वाकिफ है। वन यानी जंगल, ठीक है। आपको पता है कि जंगल में सिर्फ एक पेड़ ही नहीं है, वहाँ अनकाउंटेबल, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। और उन पेड़ पौधों में क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है, वन एवं वन्य जीव। क्या आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जाति हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो इसीलिए इस वाले पूरे चैप्टर में क्या है, आपका वन से रिलेटेड है, जीव जंतु से रिलेटेड है कि उनकी जातियाँ किस प्रकार हैं, क्या नहीं है। और इसी में एक वो चलाया गया था टाइगर मिशन। आपको पता है टाइगर मिशन क्या है, टाइगर मिशन क्या था, टाइगर्स को बचाने के लिए, क्या था, टाइगर्स को बचाने के लिए टाइगर मिशन रखा गया था, ठीक है। थर्ड चैप्टर है, इसमें मतलब जो मोस्टली चीज़ें हैं वो जीव जंतु से रिलेटेड है कि कब क्या किया गया था, कब क्या किया था। इसमें बहुत सारी जातियाँ ऐसी आ जाती हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं और कई सारी विलुप्त हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से इसे 3-4 कैटेगरी में बांटा गया है। आप एक बार लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से करिएगा तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। थर्ड क्या है, जल संसाधन। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि जो पानी है, जो जल है, उसमें हमारे पीने योग्य पानी कितना है। हमारे पीने योग्य पानी ओनली 2.9 ही है, जबकि 100% का इतना परसेंट पानी किस में है, सिर्फ अंटार्कटिका सी समुद्र में पानी है जो हमारे पीने योग्य है ही नहीं है। और जब जो पानी हमारे पीने योग्य नहीं है, उस पानी का फिर क्या फ़ायदा। तो जल संसाधन में हमारी मोस्टली चीज़ें यही आएंगी। इसमें आपका क्या हो गया, बांध हो गया, इसमें टिहरी बांध वाला हो गया, और क्या नाम है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको बांधों को और नदियों को क्या कहा था कि ये भारत के आधुनिक मंदिर हैं, क्योंकि नदियां हैं, जल है तो जीवन है। आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, जल है तो जीवन है। इसीलिए जल संसाधन से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे जल पर हैं। अगर आप इनको लास्ट टाइम में एक बार पढ़ सकते हो तो पढ़ने के साथ में आप इनको बहुत ईजी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपकी थर्ड बुक से मतलब राजनीतिक विज्ञान हमने 2 कर लिए हैं। राजनीतिक विज्ञान में भी आपके 3 चैप्टर्स आ गए। 3 चैप्टर्स आपके कौन कौन से हैं, ये देखिए। फर्स्ट है सत्ता की साझेदारी, सेकंड आपका संघवाद, थर्ड जाति धर्म और लैंगिक मसले। सत्ता की साझेदारी क्या है, इसमें श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी है। बेल्जियम में क्या है बेटा, 2 तरीके के लोग थे, डच और फ्रेंची। जो डच थे वो 20% थे और जो फ्रेंची थे वो 80% थे। लेकिन वहाँ की सरकार ने क्या किया कि जो डच थे, जिनकी सिर्फ 20% आबादी थी, उनको सारे अधिकार दिए, जबकि जो फ्रेंची थे 80% सबसे ज़्यादा थे, उन लोगों के साथ उन्होंने भेदभाव किया। तो इसमें जो सत्ता की साझेदारियाँ में इसका बहुत अच्छा है, डच और क्या थे, फ्रेंच। डच और आपका क्या था,
फ्रेंच थे जिसमें डच की केवल 20% थी और फ्रेंच थे 80%। यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या काम किया, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि सारे के सारे अधिकार डच को दिए, फ्रेंच को उन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए बहुत भेदभाव हुआ था। इसमें फिर श्रीलंका भी आ जाता है कि श्रीलंका में भी यही काम हुआ था। श्रीलंका में कौन था, तेलुगु और इन लोगों ने क्या किया था, वहाँ की जो नॉर्मल जो वहाँ की लोकल वो थी जाति और जो यहाँ से तेलंगाना से लोग गए थे, उन लोगों ने आपस में क्या किया, वैर करना चाहा। ये लोग कहते थे कि हमें हमारे अधिकार दो, जबकि जो भारत से कुछ लोग गए हुए थे वो कहते थे कि हमें। तो इस तरीके से कह सकता कि साझेदारी। सेकंड चैप्टर संघवाद। संघवाद में आपका बेटा क्या है, संघवाद। संघवाद का अर्थ क्या है, संघवाद ऐसा है जहाँ दो या दो से अधिक सरकारें मिलकर क्या करती कार्य, इसको कहते हैं संघवाद। हमारा भारत भी क्या है, एक संघवाद देश है, क्योंकि हमारे भारत देश में राज्य सरकार अलग होती है और केंद्र सरकार अलग होती है। तो इसी तरीके से इसमें तीन चीजें हो जाती हैं। हमारा क्या होता है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और क्या होता है हमारा केंद्र सूची। इसका अर्थ क्या है कि तीनों में शक्तियां बटी होती हैं, मतलब राज्य के पास राज्य की सूचियां होती हैं, समवर्ती सूचियां होती हैं और केंद्र सरकार सूचियां होती है। ये तीनों अपने अलग अलग कार्य करते हैं और तीनों अलग अलग कार्य करने के साथ में कोई किसी के साथ दखलंदाजी नहीं करता। हाँ, अगर कोई गलत करता है तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, उसकी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप ये गलत कार्य कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो। जैसे कि राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, इनके अपने अपने अलग अलग कार्य रहते हैं और इनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं भी रहती है। लास्ट में हमारा आ जाता है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, धर्म, लैंगिक मसले से आप बहुत अच्छे से परिचित हो। लैंगिक मसले आपको पता है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट कि जहाँ पे 1000 लड़कों पे ओनली 89, 90 और 75 तक आंकड़ा है गर्ल्स का। तो ये क्या हो जाता है, लैंगिक मसले हो जाते हैं। ठीक है, और क्या है धर्म। धर्म आप बहुत अच्छे से जानते हो, हम 4 ही धर्म है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई। ठीक है, लेकिन चारों धर्मों के लोग आपस में क्या करते हैं, बस बैर वगैरह। लेकिन क्या बताया गया, इन चारों धर्मों को एक साथ रहने के लिए बताया गया। जाति, जाति क्या होती है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहता है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, हमें इन सभी से अलग होकर एक साथ रहना है। हमारी जितनी भी सुविधाएं हैं, हमारी जितने भी सरकार से हमें जितने भी कायदे कानून मिले हुए हैं, वो हमें ये नहीं कहता कि आप इसको जाति के नाम पर अलग करो या आप इसको धर्म के नाम पर अलग करो, या ये लड़की है, ये लड़का है तो उसको अलग करो। एक लैंगिक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई काम है आप कर रहे हैं या आपके साथ में आपका भाई या बहन कर रहा है, जो भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है, अगर 2 पर्सन एक साथ जॉब कर रहे हैं, एक मेल एक फीमेल है, तो दोनों को उसकी इक्वल की सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन लैंगिक मसले के कारण क्या होता है, अगर वही कार्य फीमेल कर रही है तो उसको उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी कम दी जाती है और जबकि मेल को उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी अच्छी दी जाती है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको ही हम लैंगिक मसले कहते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट में आपका बढ़ता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के आपको 2 चैप्टर्स आ रहे हैं। 2 चैप्टर्स में देखिए आपके कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है आपका विकास और सेकंड है भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, फर्स्ट में क्या है विकास। विकास का मतलब क्या है, विकास करना। ठीक है, विकास वाले चैप्टर में आपका क्या क्या है, देखिए शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, इन सभी के बारे में आपको क्या बताया गया कि हमारी शिक्षा किस प्रकार है और प्रति व्यक्ति आय हमारी किस प्रकार है, साक्षरता दर किस प्रकार है और शिशु मृत्यु दर किस प्रकार है। साक्षरता दर का क्या मतलब है कि 1000 व्यक्तियों पे कितने प्रति लोग जी रहे हैं, कितने प्रति लोग पढ़ रहे हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है कि अगर मान लीजिए पर डे पर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो उतने पर कितने बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, और शिक्षा, शिक्षा क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है कि हमारी टोटल इनकम, हमारे भारत देश की टोटल इनकम को प्रति व्यक्ति आय यानी जितने भी व्यक्ति हैं उनसे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, हमारी प्रति व्यक्ति आय है। तो विकास के चैप्टर में आपका क्या है, मोस्टली यही चीज़ें हैं कि शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर क्या, मृत्यु दर क्या है और क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। अगर आप ये 4-5 क्वेश्चंस भी कर लेते तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। लास्ट आपका भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का मतलब क्या है कि भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के क्या क्या है। तो हमारे इसमें देखिए 3 मैन है। फर्स्ट क्या आता है, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। प्रथम क्षेत्रक में क्या आता है, हमारा प्राकृतिक संसाधन आते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। थर्ड में द्वितीय क्षेत्रक में क्या आता है कि प्रकृति के द्वारा जो मानव बनाता है,
जैसे मान लीजिए हमें प्रकृति द्वारा फर्नीचर मिलता है, मतलब लकड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन उस लकड़ी से फर्नीचर कौन बनाता है? मानव ही तो बनाता है। तो ठीक है, वो क्या, अगर प्रथम क्षेत्र में क्या हो जाता है? प्राकृतिक संसाधन, और द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाता है? जो प्राकृतिक संसाधन हमें देती है उसका मानव निर्मित किस प्रकार करता है। तीसरा माना जाता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का अर्थ क्या है कि हमारे जो पहले वाले दोनों क्षेत्र हैं कौन कौन से? प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो जो तृतीय क्षेत्र है का प्राकृतिक जमा मानव निर्मित, इन दोनों से ही बनते हैं, जैसे रेल परिवहन वगैरह। तो ये हमारा क्या हो जाता है? तृतीय क्षेत्र। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। आपका लास्ट टाइम है, अगर आप इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को, इन पॉइंट्स को देख लेते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने पूरे टाइम नहीं पढ़ा है तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।